हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों यह आपका है बहुत ही बड़ा क्लास दोस्तों, जिसे आप बोल सकते हो मैराथन क्लास। दोस्तों आज हम शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के जो आपके इतने लंबे नाम हैं दोस्तों, इसी लंबे नाम के वजह से हम यहाँ पर आज आपको सारे क्लास एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको 50 में से 50 लाना है, अगर आप चाहते हो कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार में आपका 50 में से 50 आ जाए, आपका एक भी नंबर ना घटे और आपका बैक ना आए, तो आपको सारी क्लास को बिना स्किप किए लेना पड़ेगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। तो दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग लगातार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं। ताकि दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि शैक्षिक मूल्यांकन से आपका 15 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। इसमें आपका 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आपका नंबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से ही उठता है, तो कहीं ना कहीं आपको यह क्लास लेना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आपका मैराथन क्लास का आगाज़ हो चुका है। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर कोई बड़ा क्लास दीजिए, तो यहाँ पर अब दोस्तों आज से आपका मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जुड़ जाइए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं आज के क्लास को। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर भी बैठ जाइए, ताकि अगर आपको कोई भी चीज़ दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, दोस्तों हम आपको बता दें कि जितना कुछ हम यहाँ पर आपको कराएंगे, दिखाएंगे, तो समझाएंगे दोस्तों, हर एक एक चीज़ आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस केवल आप यह क्लास ले लीजिए शैक्षिक मूल्यांकन का। दोस्तों उसके बाद आपको शैक्षिक मूल्यांकन का कोई भी क्लास कहीं पर भी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस क्लास के बाद हम आपका शैक्षिक मूल्यांकन का टेस्ट भी लेंगे। ओके दोस्तों, आपका टेस्ट भी होगा, आपका क्लास भी होगा, आपका दोस्तों हर चीज़ होगा। हम यहाँ पर हर चीज़ आपसे करवाने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी विषय में आपका बैक ना आए। तो आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको हाथों से लिखा हुआ नोट्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप अगर आपने अभी तक अपना शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का नोट्स नहीं बनाया है, तो आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक एक स्टेप को देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में सबसे पहले कि परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए ही मापन एवं मूल्यांकन का जन्म हुआ है। पूछ लेगा आपसे कि मापन और मूल्यांकन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मापन और मूल्यांकन किस लिए आया है। दोस्तों इसी टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो मापन एवं मूल्यांकन का जन्म हुआ है और इसका श्रेय अमेरिका के वैज्ञानिक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जे.एम. राइस को जाता है। आपसे पूछ लेगा कि जे.एम. राइस के अनुसार मापन और मूल्यांकन पर इन्होंने क्या कहा है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन्हीं आंसर को लिखना होगा। अब यहाँ पे आपका सेकंड है, इनमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा सम्मिलित होती है। दोस्तों किसमें, मापन और मूल्यांकन में। ओके दोस्तों, मापन और मूल्यांकन में छात्रों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के नैतिक गुणों की परीक्षा भी शामिल होती है। अगर आपको मापन और मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल्यांकन में अर्जित ज्ञान को संशोधित व्यवहार दोनों की परख की जाती है। ओके दोस्तों, मूल्यांकन में अर्जित, ठीक है, ज्ञान और दोस्तों ठीक है, ज्ञान और संशोधित
व्यवहार दोनों की परख की जाती है। किसमें की जाती है? अर्जित ज्ञान और संशोधन व्यवहार की परख तो किसमें की जाती है? मूल्यांकन में। किसमें होगा आपका? मूल्यांकन में। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। शैक्षिक मापन, शैक्षिक मापन विभिन्न आयाम है दोस्तों, ठीक है। शैक्षिक आयाम की दोस्तों देखिए, शैक्षिक मापन के आपके अंक, ग्रेड, मात्रा, ठीक है दोस्तों, आदि ये आपके आयाम है। देखिए, आप मापन कितने टाइप से करते हो। आप अंक देकर भी बच्चों का मापन कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रेड के भी हिसाब से आप बच्चों का मापन कर सकते हो, या फिर मात्रा में। ओके दोस्तों, मात्रा क्या होता है, ठीक है। मात्रा ये होता है, जैसे मान लो कोई बालक छोटा है, ठीक है, वो अधिक बुद्धिमान है, या फिर कोई बालक बड़ा है वो अधिक बुद्धिमान है, तो आप इस टाइप से मापन कर सकते हो कि आप छोटे हो इसीलिए आप कम बुद्धिमान हो, आप ठीक है बड़े हो तो आप अधिक बुद्धिमान हो। ओके दोस्तों, आप उम्र के हिसाब से भी मात्राओं से बच्चों का मापन कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपके इन्हीं नोट्स में से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, मात्रात्मक मापन के द्वारा कितना प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है, जबकि गुणात्मक मापन के द्वारा किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है। अब आपका इन दोनों में अंतर क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मात्रात्मक मापन, ठीक है दोस्तों, मात्रात्मक मापन और गुणात्मक मापन में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना होगा। तो आपको यही चीज़ लिखना होगा। देखिए, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि मात्रात्मक मापन और गुणात्मक मापन में क्या अंतर, ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि मात्रात्मक मापन के द्वारा कितना प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है, जबकि ओके दोस्तों कितना प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यह होता है आपका मात्रात्मक मापन में, और गुणात्मक मापन में आपका हो जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है। ये दोनों आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका है कितना और इसमें आपका है किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार। बस फिर आपको इन्हीं दोनों को इन दो ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भौतिक मापन के रूप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर हम भौतिक मापन की बात करते हैं, तो भौतिक मापन में आपकी दूरी, लंबाई, क्षेत्र, वजन, दोस्तों आयतन, ठीक है, ये चीज़ें आपकी भौतिक मापन में आ जाएंगी। किस में आएगा आपका ये चीज़ें भौतिक मापन में आएगा, ठीक है। दूरी, लंबाई, क्षेत्र, वजन, आयतन, ये चीज़ें आपकी भौतिक मापन में आ जाएंगी। अब जब यहाँ मापन की बात हो ही रही है, तो आपसे पूछ लेगा कि मापन के कितने प्रकार होते हैं। मापन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर आपको सारे दोस्तों नोट्स हम फ्री में देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। हम यहाँ पर आपको सारे क्लास और सारे नोट्स हम यहाँ पर आपको फ्री में देने वाले हैं। बस केवल आपको अपने हाथों से, अपने पेन से, अपने कापियों में आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़िए। मापन के प्रकार, मापन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसे आपको 3 स्टार में लगाना है, ठीक है दोस्तों। यह आपका 3 स्टार में आपको लगाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। मापन के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है? आपका हो जाएगा परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन, ठीक है। ये आपके मापन के 2 प्रकार हो जाते हैं। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन में अंतर क्या है। ओके दोस्तों, क्या है अंतर, क्या है? पहले आप यहाँ देख लीजिए कि आखिर आपका गुणात्मक मापन में क्या अंतर, ठीक है। फिर हम देखते हैं गुणात्मक मापन में। चलिए, इसमें आपका हो जाएगा पहला कि परिमाणात्मक मापन भौतिक विज्ञान के मापन है। किसके दोस्तों, किसके मापन है? ये आपके भौतिक विज्ञान के मापन, ठीक है। ये आपके भौतिक विज्ञान के मापन है। सेकंड आपका है इसमें तथ्य स्थूल भौतिक रूप से मापा जा सकता है।
इसमें तथ्य दोस्तों स्थूल भौतिक रूप से मापा जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप बस केवल 4-4, 5-5 हेडिंग लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप 5 पॉइंट से आगे मत लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप हर एक हेडिंग पे बस केवल 4 या 5 पॉइंट लिखकर आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आपका 1 नंबर है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, या फिर आप 10 पॉइंट लिखो या फिर आप 5 पॉइंट लिखो। अगर आपका 2 नंबर का प्रश्न है तब भी आपको केवल मिलेगा 2 ही नंबर। ठीक है, इसीलिए आपको हर क्वेश्चंस को देखते हुए, लगाते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन के पीछे आप पड़ जाओ और आपके सारे क्वेश्चन छूट जाएं। और तो जो क्वेश्चन आपके आसान हैं, जो क्वेश्चन आपको पता है, आप उस क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको बस केवल 4 से 5 पॉइंट लिखकर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप बस 1-2 लाइन छोड़ सकते हो, अगर मान लो लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस को देखते हुए, करते हुए फिर आगे बढ़ना है। सेकंड आपका है, इसमें तथ्य स्थूल भौतिक रूप से मापा जा सकता है। और यहाँ पे आपका थर्ड है, इसमें मापन को निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें मापन को निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। इसका संबंध शून्य से सदैव रहता है। इसका संबंध शून्य से सदैव रहता है। अब यहाँ आगे आपका है कि गुणात्मक मापन। ठीक, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, गुणात्मक मापन सामाजिक विज्ञान के मापन है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के मापन है। यह शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयुक्त होते हैं। यह शिक्षा एवं मनोविज्ञान में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, इसमें मापन भौतिक एवं स्थूल न होकर सूक्ष्म तथा जटिल होते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए, इसमें आपका क्या था, देखिए दोस्तों, इसमें क्या था आपका, इसमें तथ्य स्थूल भौतिक रूप से मापा जा सकता है। इसमें आपका स्थूल था। ठीक है, इसमें आपका स्थूल था। इसमें देखिए, इसमें आपका है स्थूल ना होकर, ठीक है, स्थूल ना होकर सूक्ष्म तथा जटिल होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें मापन निश्चित एवं निर्दिष्ट इकाइयों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसका संबंध दोस्तों, इसका संबंध शून्य से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या था, उसका संबंध देखिए यहाँ पे आपको लिख जाएगा, इसका संबंध, ठीक है, शून्य से सदैव रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको लिख जाएगा कि इसका संबंध शून्य से नहीं होता है। ठीक है, यही आपका दोनों में अंतर है। उसके बाद रुचि बुद्धि परीक्षण में शून्य नहीं होता है। ओके दोस्तों, शून्य आपका नहीं होता है। अब आप पहले इस बातों को समझ लीजिए, रुचि बुद्धि, ओके दोस्तों, इनमें शून्य नहीं होता है। अगर मान लो कोई भी इंसान है, ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं मान लो कोई भी बालक, कोई भी बच्चा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको रुचि जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें शून्य होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, खेलने में, ठीक, कूदने में, या फिर दोस्तों गाना गाने में, डांस करने में, किसी न किसी चीज़ में उसके अंदर रुचि जरूर होगा। कभी भी आपका रुचि शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका है, देखिए, बुद्धि। दोस्तों, किसी भी इंसान के अंदर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, एक पागल आदमी के भी अंदर बुद्धि आपका कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बुद्धि 1 न 1% होता ही है। ठीक, कभी आपका शून्य नहीं हो सकता है। चलिए, और दोस्तों बात करें, देखिए, हम लोग परीक्षण की, उसमें भी आपका शून्य नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन के प्रकार दोस्तों, इसको भी आपको 3 स्टार में लगाने की बहुत ही आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। शैक्षिक मापन के प्रकार, शैक्षिक मापन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? शैक्षिक मापन के आपके 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका है मानसिक मापन, दूसरा आपका है भौतिक मापन। ठीक है, मानसिक मापन और भौतिक मापन, इन चीज़ों को आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप लोग, मानसिक मापन के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, मानसिक मापन के अंतर्गत बुद्धि रुचि
अभियोग्यता है। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा आगे यहाँ पर कि बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता है। ठीक है, मानसिक मापन के अंतर्गत आपका क्या आएगा? मानसिक मापन के अंतर्गत आपका बुद्धि आएगा, आपका रुचि आएगा, आपका अभियोग्यता भी आएगा। चलिए, इसमें दोस्तों कोष्टक में आप लिख लेंगे उसके नीचे, इसमें प्राप्तांकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, इसमें प्राप्तांकों का स्वयं में कोई भी अस्तित्व नहीं होता। मानसिक मापन, भौतिक मापन, मापन में आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। अगर पूछ ले आपसे कि मापन क्या है, ओके दोस्तों, मापन क्या है या फिर मापन के बारे में कुछ लिखिए, कुछ बताइए, तो आप लोग इन सब चीज़ों को मापन के अंतर्गत आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भौतिक मापन में लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि आता है। यहाँ आप लिख लीजिएगा इसके आगे, भौतिक मापन में लंबाई, दूरी, ऊंचाई ये सब आपके आ जाते हैं। इसमें प्राप्तांक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें प्राप्तांक महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी आपको लिखना होगा भौतिक मापन के अंतर्गत या फिर मापन के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे क्लास हम आपके लिए हमेशा के लिए आते रहें। बस दोस्तों, केवल आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और जो हमारे भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ हम देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ। ओके दोस्तों, मूल्यांकन का अर्थ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, पहले आप देख लीजिए, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यांकन आपका दोस्तों, मूल्यांकन से आपका प्रश्न जरूर आएगा। आप दोस्तों इसको 3 नहीं, ठीक है, आप दोस्तों इसको 5 स्टार में भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप इसको 5 स्टार में भी लगा सकते हो। मूल्यांकन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन को 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है, मूल्य प्लस आंकन। ये देखिए, ठीक है, मूल्य प्लस आंकन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका मूल्यांकन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? छात्र के गुण दोषों का पता लगाना। देखिए दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर पूछ ले आपसे कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा। पूछ लेगा आपसे कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप क्या लिखोगे? छात्रों के गुण दोषों का पता लगाना ही आपका मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, मूल्यांकन में आपका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक आदि गुणों का भी परीक्षण किया जाता है। ओके दोस्तों, परीक्षण या फिर ठीक है परीक्षा शामिल होता है। आप कुछ भी दोस्तों लिख सकते हो। ठीक है, मूल्यांकन में आपका दोस्तों बच्चों के गुण दोषों का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप बच्चों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आप इन सब चीज़ों का पता आप मूल्यांकन से ही लगा सकते हो। जब आप बच्चों में दोस्तों तुलना करोगे, ठीक है, जब आप बच्चों का मूल्यांकन करोगे तभी आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों शिक्षा स्थिर न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा दोस्तों देखिए, शिक्षा क्या है दोस्तों? ठीक है, सीखना। हर व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है, और मैं आपसे ही कहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको रोज कुछ नया सीखना चाहिए। ओके दोस्तों, कुछ नया आपको पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा आपका कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति, हर इंसान दोस्तों, हर पशु पक्षी, हर कोई रोज कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। तो शिक्षा स्थिर ना होकर दोस्तों, स्थिर का मतलब होता है रुकना। ठीक है दोस्तों, शिक्षा कभी रुकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, कभी ऐसा नहीं है कि हाँ आप यहाँ तक सीख जाओगे फिर आप नहीं सीख पाओगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा स्थिर न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन एक घटना नहीं है, यह एक अनवरत
चलने वाली प्रक्रिया है। अब दोस्तों हम पहले पॉइंट को समझते हैं। मूल्यांकन एक घटना नहीं है, ओके दोस्तों, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी हम हर व्यक्ति का मूल्यांकन दोस्तों रोज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, रोज कर सकते हैं कि आखिर वह इंसान, वह बच्चा, वह व्यक्ति कल कल क्या सीखा और वह आज क्या सीखा। अगर मान लो आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हो, उसके बाद आप उससे कल पूछते हो, ठीक है दोस्तों, कल वह कुछ और आपको बताएगा, 2 दिन बाद आप उसका मूल्यांकन करोगे तो उसी चीज़ों को वह और अच्छे से याद करेगा, आपको और अच्छे से बताएगा। तो यही आपका है कि मूल्यांकन दोस्तों आप हमेशा कर सकते हो। चलिए, पहला पॉइंट आपका है शैक्षिक उद्देश्य का चयन करना। ओके दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य का चयन करना, बच्चों के अंदर शैक्षिक उद्देश्य का चयन करना वह एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। उद्देश्यों के व्यवहारगत परिवर्तन के रूप, ओके दोस्तों, जो बच्चों के उद्देश्य है उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसका पता हम लोग मूल्यांकन से भी कर सकते हैं। निष्कर्ष निकालना, ओके दोस्तों, निष्कर्ष निकालने का मतलब यह है कि बच्चों में कितना बदलाव हुआ है, ठीक है, जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, जो आपने बच्चों को समझाया है, कल से आज में बच्चों के अंदर कितना बदलाव हुआ है उसका आप निष्कर्षण भी कर सकते हो। भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि, दोस्तों अब ये आपका भविष्यवाणी क्या है देख लीजिए। भविष्यवाणी यह है कि जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हो, ठीक है दोस्तों, तब आप जान जाओगे कि आखिर बच्चा लाइफ में क्या करेगा। अगर मान लो आप के विद्यालय में आप तो एक टीचर बन चुके हो, ओके दोस्तों, आप एक टीचर बन चुके हो। अगर मान लो किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अगर कोई खेलने में आगे है, कोई पढ़ने में आगे है, तो दोस्तों आप उसका भविष्य देख पाओगे कि हाँ, जब ये बच्चा खेलने में आगे है तो इसको मुझे स्पोर्ट में ही भेजना चाहिए ताकि वह स्पोर्ट में अच्छा काम कर सके। तो दोस्तों बच्चों के अनुभव, बच्चों के रुचि के हिसाब से हम शिक्षक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, बच्चा कितना आगे जाएगा। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। अगर दोस्तों हम बच्चों से कुछ भी पूछते हैं, अगर बच्चे हमें अच्छा फीडबैक देते हैं यानी हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो हम वहीं से मूल्यांकन कर लेंगे कि बच्चों को कितना आ रहा है, बच्चों को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, अगर मान लो हम बच्चों से 5 प्रश्न पूछते हैं, अगर वो 3 का उत्तर देते हैं, 2 का नहीं देंगे, तो इसका मूल्यांकन हो जाएगा कि हाँ, बच्चा पढ़ने में ठीक है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है। तो दोस्तों हम बच्चों का मूल्यांकन प्रश्न उत्तर से ही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न का उत्तर का ही मूल्यांकन का एक निर्धारित क्षेत्र होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष। क्या आपका है मूल्यांकन के आपके पक्ष कौन कौन, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में मूल्यांकन से हर तरह से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष, यहाँ पे आपको 9 मूल्यांकन के पक्ष देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कितने, यहाँ पे आपको 9 मूल्यांकन के पक्ष देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके कौन कौन से पक्ष हैं। यहाँ पे आपका पहला है ज्ञान, बोध है या फिर अबोध है, सूचना, कुशलताएं, बुद्धि, योग्यताएं, रुचियां, छात्रों की त्रुटियां, शारीरिक स्वास्थ्य है। दोस्तों बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। जो बच्चा कभी गलती नहीं करता है कभी वह सीख नहीं पाएगा। हम हो, आप हो, कोई भी हो, जब तक कोई भी इंसान कोई भी चीज़ गलती नहीं करेगा तब तक वह सीख नहीं पाएगा। अगर दोस्तों मान लो आपको साइकिल सीखना है, ठीक है दोस्तों, आप साइकिल पर, ठीक है, बैठोगे, आप गिरोगे, साइकिल का नुकसान होगा, ठीक है, आपको भी चोट लगेगी, तो जब आप गिरोगे तभी आप सीख पाओगे। हर इंसान गिरने के बाद ही सीखता है और हर बच्चा गलती करने के बाद ही सीखता है। दोस्तों इसमें भी गलती को हम सबको पॉजिटिव देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ना कि निगेटिव से।
तो ये आपके मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं, आपको इनको भी शामिल करना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें हम ज्ञान की, ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगर मान लो पूछ ले आपसे कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है दोस्तों। ज्ञान में हम ये जानते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, यह हम इसी प्रकार से ही बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दूसरा, बोध अबोध है। अब हम बोध और अबोध को समझते हैं। बोध से तात्पर्य है कि छात्र सीखी हुई सामग्री को कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है। ओके, तो बोध अबोध का मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमने बच्चों को कोई भी क्वेश्चन दिया, या आपने, एक शिक्षक ने छात्रों से कुछ भी पूछा, तो वह बालक उस क्वेश्चन को या फिर उस पूछे गए सवालों का आंसर कितनी प्रकार से दे पाएगा, वह आपका बोध और अबोध के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सूचना। हम यहाँ पर आपको एक एक शब्दों का, एक एक अक्षर का, एक एक हेडिंग का हम आपको व्याख्या देते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस दोस्तों, केवल आप पूरी एक क्लास ये वाली ले लीजिए, उसके बाद आपको इसमें अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। सूचना की बात करते हैं। छात्र में ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया गया है, यह आपका सूचना के अंतर्गत आएगा। चौथा आपका है कुशलताएं। कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से है। ओके, तो पाठ्य विषय संबंधित कुशलताओं से है। ओके, तो बच्चे ने कितना कुछ सीखा उस विषय में, ठीक है। तो यह हम लोग मूल्यांकन के पक्ष में आपका आ जाएगा। पांचवा आपका है बुद्धि की बात करते हैं। यह ज्ञान करना, ओके, तो देखिए, यह ज्ञात करना कि कुछ छात्र क्यों भूल जाते हैं, ओके, तो और कुछ छात्र क्यों गलतियां कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो जो छात्र भूल जाते हैं, तो दोस्तों जो छात्र गलती करते हैं वह हमें उनके बुद्धि से ही मालूम हो जाएगा। जब हम उनके बुद्धि का मूल्यांकन करेंगे तब उसका निदान भी कर सकते हैं। छठवां आपका है योग्यताएं। छात्रों की उपयोगिताओं का ज्ञान करना। ओके, तो उपयोगिताओं का ज्ञान करना। योग्यताएं सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, योग्यताएं के कितने प्रकार हैं, योग्यताओं के कितने प्रकार हैं दोस्तों। योग्यताएं के दो प्रकार हैं। कितने आपके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, सामान्य और विशिष्ट, ठीक है। आपको ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आपको ये भी नोट करना है कि योग्यताएं के दो प्रकार हैं, सामान्य और विशिष्ट है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है रुचियां। इसका संबंध किसी वस्तु, विषय या क्रिया को पसंद करने या ना करने से है। ओके दोस्तों, समझ गए आप। चलिए, छात्रों की त्रुटियां, ये तो हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पर है शारीरिक स्वास्थ्य। अगर दोस्तों मान लो कोई भी बालक किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी चीज़ में दिक्कत हो सकती है। तो हमें बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर उसे मूल्यांकन करके बच्चों को उसी प्रकार से हमको पढ़ाना चाहिए। ओके, तो अगर मान लो कोई भी बालक किसी भी प्रकार से विकलांगता से झेल रहा है, तो उसके विकलांगता के अनुसार उसे उसे किट देकर फिर उसे मूल्यांकन करें, ताकि कि बच्चे उस किट से क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है। ये सब आपके पक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका एक और आता है मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में अंतर दोस्तों, इसको भी आपको 5 स्टार में लगाना है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका फंस जाता है, इसको भी दोस्तों आपको 5 स्टार में लगाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को
मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम मापन और मूल्यांकन में अंतर। पहले हम देखते हैं मापन। ओके दोस्तों, चलिए मापन आपका पहला क्या है? मापन एक भौतिक पदार्थ के गुण है। मापन एक भौतिक पदार्थ के गुण है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका दूसरा है कि मापन संख्यात्मक मूल्य है। मापन संख्यात्मक मूल्य है। आप इन चीज़ों को लिखते हुए आगे बढ़िएगा। इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए, कितनी जानकारियाँ होती हैं, इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए और इसकी जानकारियाँ भी होती हैं। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकीकृत करण है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इसका कार्य केवल अंक प्रदान करना है। मापन का कार्य क्या है? केवल अंक प्रदान करना। मापन दोस्तों केवल मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मापन केवल आपका मात्रात्मक होता है। दोस्तों आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। ओके दोस्तों, सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मूल्यांकन से सार्थक भविष्यवाणी संभव हो जाती है। मापन से हम किसी भी बच्चे का सार्थक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। आप एक पॉइंट और लिखिए, मापन का कार्य साक्ष्यों का एकीकृत करण है। हाँ दोस्तों, आपने इसको तो नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए बस, और इसमें आपका कुछ नहीं है। हाँ दोस्तों, आप एक चीज़ और लिखिए, यह साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, आप लिख लीजिए, यह साधन है, साध्य नहीं है। यानी मापन आपका दोस्तों देखिए एक साधन है। मापन एक साधन है, ना कि एक साध्य है। ठीक है, तो मापन आपका एक साधन है, वह आपका साध्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन में अंतर। गुण दोषों के अवलोकन करने की क्रिया है। गुण दोषों का अवलोकन करने की क्रिया क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन द्वारा स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। यह अपने आप में साध्य होता है। ओके दोस्तों, यह अपने आप में साध्य होता है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्ति के संबंध में मूल्य का अंकन करता है। और नेक्स्ट आपका है कि मूल्यांकन मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है। अभी आपने देखा है मापन में केवल मात्रात्मक होता है, लेकिन मूल्यांकन में आपका मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मापन और परीक्षण में अंतर। मापन और परीक्षण में अंतर। दोस्तों मापन और मूल्यांकन का बहुत जोरदार टक्कर है। उसके बाद यहाँ पे आपका मापन और लेके परीक्षण में भी बहुत जोरदार टक्कर है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मापन और परीक्षण में अंतर भी हम लोग इसी बात पर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहला आज का मापन। दोस्तों मापन मनोवैज्ञानिक शोध कार्य में किया जाता है। देखिए यहाँ पर मापन देखते हैं हम लोग, मापन वैज्ञानिक शोध कार्य में किया जाता है। और दूसरा आपका है मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तीसरा आपका है इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से किया जाता है। दोस्तों आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि जो आप मापन और परीक्षण में और जो आप मापन और मूल्यांकन में लिखे हो, आप मापन का दोस्तों यूज मूल्यांकन में भी कर सकते हो। यानी अगर आपसे मापन और मूल्यांकन में अंतर पूछे तो जो आपको यहाँ पर मापन और परीक्षण में अंतर दिख रहा है, आप इस मापन का यूज उस दोस्तों मापन और मूल्यांकन में भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। उसके बाद इसमें संख्या का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मापन में संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है। मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है।
मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं परीक्षण की। दोस्तों आपको बस केवल 4-4, 5-5 पॉइंट लिखकर आगे बढ़ते रहना है, ताकि आपका सारा क्वेश्चन भी हो जाए और आपको फुल में फुल नंबर भी मिल जाए। परीक्षण की बात यहाँ करते हैं हम लोग। परीक्षण का केवल संकुचित होता है, परीक्षण का दोस्तों क्षेत्र, ठीक है, परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड है कि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा आपका है कि परीक्षण का संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। परीक्षण का संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। चौथा आपका है परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों अभी जो हमारे भाई बहन केवल क्लास को ले रहे हैं और वो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों अब आपको बहुत ही लंबे लंबे क्लास यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलेंगे। 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का, ओके दोस्तों 6 घंटे का क्लास मिलेगा आपको वहाँ पर। यानी दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक नहीं आएगा, ठीक है। आपका कोई भी विषय हो, थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक नहीं आएगा, ये तो आपका कन्फर्म है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर। पहला यहाँ पे आपका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2009 में, ओके दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है 2009 में दोस्तों क्या हुआ था। 2009 में आपका क्या हुआ था, 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चों के अभिन्न अंगों के रूप में समझा जा सकता है। दोस्तों 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कटा है, हम जरा इसको एक बार कन्फर्म कर लें और फिर हम आपको बताते हैं। हाँ दोस्तों ये आपका ठीक है, सही है। इसमें आपका है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चों के अभिन्न अंगों के रूप में समझा जा सकता है। इससे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे है आपका इससे शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अब हम देखिए यहाँ बात कर लें, आखिर आपका ये सतत मूल्यांकन दोस्तों होता क्या है। रोज मूल्यांकन करना ही आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों रोज मूल्यांकन करना ही आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। आपको इस बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, इसमें आपका क्या होगा। दोस्तों व्यापक मूल्यांकन आपका क्या होता है, आप ये भी जान लीजिए। दोस्तों व्यापक मूल्यांकन रोज नहीं होता है। व्यापक मूल्यांकन हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1 बार या फिर साल में 1 बार, ठीक है दोस्तों। तो आपका व्यापक मूल्यांकन रोज नहीं होता है, लेकिन आपका सतत मूल्यांकन रोज किया जा सकता है, ठीक है। यही दोनों में आपका सबसे विशाल अंतर है, ठीक है। सबसे आपका विशाल अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अब सतत मूल्यांकन अनियमित दोस्तों नियमित, ठीक है दोस्तों, नियमित एवं निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। अभी जो हमने आपको समझाया है वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छात्रों के चहुमुखी विकास हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपका व्यापक में चहुमुखी विकास की बात क्यों की गई है, क्योंकि दोस्तों यह आपका जो व्यापक मूल्यांकन है यह आपका हफ्ते में, महीने में, साल में भी किया जा सकता है। व्यापक मूल्यांकन हम रोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके अलग अलग क्षेत्रों को भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका है कि सतत मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं।
आप इसको नोट कर लीजिए और आप दोस्तों इसको 5 स्टार में लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों, आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए, छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, छात्र की कमियां। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है पारिवारिक रुचियाँ, वैश्विक रुचियाँ, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, वैश्विक रुचियाँ। तो ये सब आपके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, आप इसको नोट करते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन के पक्ष है दोस्तों। मूल्यांकन के पक्ष के पहले हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा दें दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, आप व्यापक मूल्यांकन का एक बार हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन का आप एक बार हेडिंग डाल लीजिए और आप लोग लिखना शुरू करिए कि आखिर तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं दोस्तों। सेम चीज़, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें आपका, यही चीज़ आप इसको भी व्यापक मूल्यांकन में भी सम्मिलित कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप सम्मिलित कर सकते हो, इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं है। आइए मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन के पक्ष आपके कौन कौन से हैं। मूल्यांकन के पक्ष की बात करें तो आपका हो जाएगा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य बालक की सर्वांगीण विकास करना। ठीक है दोस्तों, सर्वांगीण विकास करना, यही आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं, एक मिनट, अगर थोड़ा दोस्तों मुझे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे तो आपको मैं कुछ और बता दूँ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होती है। ओके दोस्तों, आप लिख लीजिए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से आपका मनोवैज्ञानिक होता है, आप ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप कहीं पर लिख लीजिए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से आपका मनोवैज्ञानिक होती है। अब यहाँ देखते हैं मूल्यांकन के पक्ष। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य बालक की सर्वांगीण विकास करना होता है। इसके बाद आपका है इसमें छात्रों की शैक्षिक व्यवस्था, सामाजिक उन्नयन एवं क्रियात्मक उद्देश्य का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्र बालकों के विभिन्न कौशलों के विकसित करते हैं। ओके दोस्तों, कौशलों को विकसित करते हैं, यह आपको हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा मूल्यांकन के संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष। ये आपका संज्ञानात्मक दोस्तों और ज्ञानात्मक आपका एक ही है। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से हैं, आपसे ये भी आ जाएगा, पूछ लेगा एग्जाम में। या पूछ लेगा आपसे कि मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगर बात करें कि संज्ञानात्मक, ठीक है दोस्तों, या फिर ज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत आपका ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपका है मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष, ग्रहण करना, अनुक्रिया, मूल्यांकन, संगठन, विशिष्टीकरण और भावात्मक, ये चीज़ें आपके भावात्मक पक्ष में आ जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष के कितने प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, आपके 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होगा, आपका हो जाएगा उत्तेजनात्मक, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण या फिर आदत या ठीक है कौशल। ये चीज़ें आपके क्रियात्मक
मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कुशलताएं का वर्गीकरण के प्रकार। कितने आपके दोस्तों? ये आपके 4 हैं। सामाजिक कुशलताएं, यांत्रिक कुशलताएं, गणितीय कुशलताएं और भाषा की कुशलताएं। ठीक है, ये आपकी 4 कुशलताएं हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। कुछ हमारे भाई बहन आते हैं, देखते हैं, ठीक है, और जाते हैं, लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए हमेशा के लिए लेकर आते रहें। अब यहाँ हम बात कर लें मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के दोस्तों प्रकार की बात करते हैं कि आखिर आपके मूल्यांकन कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको 5 स्टार में लगाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जाएगा कि मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, मूल्यांकन के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? मूल्यांकन के आपके 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? मौखिक, लिखित, साक्षात्कार मूल्यांकन, अवलोकन। ओके दोस्तों, या फिर आप अवलोकन लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो प्रायोगिक या निरीक्षण या ठीक है साक्षात्कार। ये आपके चारों एक ही है। ठीक है, तो मौखिक, लिखित, साक्षात्कार या निरीक्षण या अवलोकन या प्रायोगिक। नेक्स्ट आपका है रचनात्मक और आंकलिक। ठीक है दोस्तों, आंकलिक आपको दोस्तों आपका हो जाएगा आंकलित। ये आपके 5 हो जाएंगे। इसके साथ आपका यह हो जाएगा कि लिखित परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो लिखित परीक्षा आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखित परीक्षा आपके कितने प्रकार के होते हैं? लिखित परीक्षा आपके होते हैं 2 प्रकार के। कितने? एक होता है आपका निबंधात्मक और एक होता है आपका वस्तुनिष्ठ। ठीक, एक हो जाएगा आपका निबंधात्मक और एक आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। अब दोस्तों, हम यहाँ पर मौखिक परीक्षण की बात कर लें एक दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम थोड़ा बात कर लें मौखिक परीक्षा की। प्राचीन काल में अध्यापक दोस्तों प्रायः मौखिक मूल्यांकन का ही प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा प्राचीन काल में पहले मौखिक मूल्यांकन ही किया जाया करता था। अब दोस्तों, लिखित में आपका क्या आ जाएगा? लिखित में आपके 2 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर हर एक पॉइंट को अच्छे से लिख दिया है। साक्षात्कार एक आत्मीय विधि है। ओके दोस्तों, साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ प्रविधि है। उसके बाद साक्षात्कार एक वैश्विक विधि है। किसी घटना, देखिए यहाँ पर, किसी घटना अथवा कार्य को ध्यानपूर्वक देखना निरीक्षण कहलाता है। अगर मान लो आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हो क्लास में, तो आप दोस्तों घूम घूम कर क्लास में बच्चों के बीच में आप घूम घूम कर निरीक्षण लेते हो, वही आपका आएगा निरीक्षण के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अवलोकन। ठीक है, अवलोकन एक दैनिक तथा स्वाभाविक क्रिया है। अगर तो मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वह खेल रहा है या फिर लिख रहा है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, उसको हम लोग थोड़ा सा अवलोकन भी करते हैं कि आखिर बच्चा क्या कर रहा है। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से ही हुआ है। विज्ञान का आरंभ दोस्तों अवलोकन से हुआ है। अगर दोस्तों ना सेब गिरता और ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मालूम हम सबको आज हो पाता। दोस्तों सेब गिरा, अवलोकन हुआ, तभी हमारे विज्ञान का जन्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अवलोकन के प्रकार भी आपसे आ जाएंगे। अवलोकन के प्रकार भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि आखिर आपके अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ आपको बताना है कि अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? अवलोकन के आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? अवलोकन के आपके 4 प्रकार होते हैं। अगर दोस्तों बात करें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, नियंत्रण और अनियंत्रित। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे। दोस्तों आप 2 और लिख लीजिए।
सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। ठीक है, आप ये चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप एक दो और लिख लीजिए। आप लिख लीजिए पांचवा सहभागी अवलोकन। ठीक है दोस्तों, और छठवां आपका हो जाएगा असहभागी अवलोकन। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं अवलोकन के? आपके होते हैं 6 प्रकार। ठीक है, 4 नहीं, आपके 6 होते हैं। आप सहभागी अवलोकन लिख लीजिए यहाँ पर, और लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर असहभागी अवलोकन। तो अवलोकन के आपके 6 प्रकार होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कसौटियों या विशेषताओं के कितने भाग होते हैं। कसौटियों या विशेषताओं के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? आपके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? आपका हो जाएगा तकनीक। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा तकनीकी कसौटियाँ और व्यवहारिक कसौटियाँ। क्या होगा आपका? पहला आपका हो जाएगा तकनीकी कसौटियाँ और व्यवहारिक कसौटियाँ। ये आपके कसौटियाँ या विशेषताओं के 2 भाग हो जाते हैं। अब यहाँ पर तकनीकी कसौटियाँ और व्यवहारिक कसौटियाँ में अंतर भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसमें क्या होगा आपका? देखिए, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा, देखिए दोस्तों, आप इन चीज़ों को पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको भी नोट भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, प्रयोगात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, प्रयोगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आपका विज्ञान, भूगोल तथा कृषि आदि में किया जाता है। अगर पूछ ले आपसे कि प्रयोगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उपयोग कहाँ पे किया आता है, तो आपको लिखना है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि के क्षेत्र में प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक पॉइंट आप और लिखिए, शिक्षक को दिखा लेने से यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाती है दोस्तों, शिक्षक द्वारा उसे दूर किया जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर अपने एग्जाम में हर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ हम बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के सोपान। अब यहाँ दोस्तों आप प्रश्न पत्र की बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर तो ये आपका प्रश्न पत्र होता क्या है। जब दोस्तों आप एक शिक्षक बन जाते हो, ठीक है दोस्तों, फिर आप बच्चों को प्रश्न पत्र आपको बनवाना पड़ता है। दोस्तों क्या करना पड़ता है? आपको बच्चों को प्रश्न पत्र बनवाना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? देखिए, इसमें आपका हो जाएगा योजना का निर्माण करना, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना, ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करना, प्रश्न पत्र का संपादन, अंक प्रदान योजना। ये आपका है कि कितने क्वेश्चंस पर आप कितने नंबर देंगे, एक क्वेश्चन पर आपका कितने नंबर का रहेगा, आपका तो टोटल आपका पेपर कितने पूर्णांक का रहेगा, ये आपका आएगा अंक प्रदान योजना के अंतर्गत। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि प्रश्नवार विश्लेषण चार्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। आपको नील पत्र को भी 5 स्टार में लगाते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नील पत्र बनाते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य कौन कौन से हैं। बालकों का स्तर एवं वायु के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाना चाहिए। अगर दोस्तों देखिए, बालक अगर क्लास फर्स्ट में है, अगर आप उससे क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ का पेपर दोगे तो वह नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए बच्चों की आयु, बच्चों के क्लास को देखकर ही उन्हें प्रश्न पत्र बना कर दें। उसके बाद नील पत्र सदैव विषय वस्तु से संबंधित करके ही बनाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप प्रश्न पत्र तैयार करें, ठीक है, तो बच्चों के बुक से आए हुए क्वेश्चंस ही दें। ठीक है दोस्तों, बच्चों को आउट ऑफ कोर्स कभी ना दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परीक्षण का समय निश्चित होना चाहिए। दोस्तों परीक्षा, ठीक है, परीक्षा का समय आपका निश्चित होना चाहिए। अगर मान लो पेपर अगर दोस्तों मान लो हर पेपर आपका 2-2 घंटे का है,
तो उसी हिसाब से उसमें आपके प्रश्न भी हों। अगर मान लो 1 घंटे का है तब भी आपका उसी हिसाब से उसमें आपका प्रश्न भी होना चाहिए, ठीक है। अधिक टाइम है तो अधिक प्रश्न है, कम टाइम है तो कम प्रश्न है, इसीलिए परीक्षा में समय भी होना आवश्यक है। प्रश्नों के प्रकार दोस्तों, इसको आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा के रखना है। ओके दोस्तों, इसे आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे लगा के रखना है दोस्तों। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, प्रश्नों के प्रकार, हर बार यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रश्नों के प्रकार, निबंधात्मक प्रश्न, लघुचात्मक प्रश्न है और अति लघुचात्मक प्रश्न है, और तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है दोस्तों। बस केवल आपके एग्जाम में यही 4 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके प्रश्न के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, प्रत्येक पाठ एवं विषय वस्तु को शिक्षण करने से पूर्व उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। पूछ लेगा आपसे कि शैक्षिक उद्देश्य किसे कहते हैं या शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य किसे कहते हैं या शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक पाठ एवं विषय वस्तु को शिक्षण करने से पूर्व उनके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। अब ये आपका शैक्षिक उद्देश्य के अंग, शैक्षिक उद्देश्य के अंग आपके कौन कौन से हैं, शैक्षिक उद्देश्य के अंग आपके कितने होते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग कितने होते हैं, तो आपका हो जाएगा 3। कौन कौन से, बालक, समाज और विषय वस्तु, ठीक है दोस्तों। बालक, समाज और विषय वस्तु ये आपके शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे, शिक्षक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि निबंधात्मक प्रश्न में कितने शब्दों, निबंधात्मक प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना चाहिए, दोस्तों लगभग, ठीक है, 100 शब्द है। कितने शब्द, ये आपका दोस्तों आ जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ठीक है। लगभग आपको 100 शब्द में लिखना होता है। कितने शब्दों में दोस्तों, आपको 100 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। आपको 100 शब्दों में लिखना होता है निबंधात्मक प्रश्न को। इसे 1 पृष्ठ अथवा 2 पृष्ठ तक आप लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों 1 नहीं, ठीक है, 1.5 से 2, ठीक है, 1.5 से 2 पृष्ठ तक आप इसको निबंधात्मक प्रश्न को लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अभिलेखीकरण का अर्थ है। क्या आपका है, अभिलेखीकरण का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य होता है। अभिलेख दोस्तों एक प्रकार का साक्ष्य होता है। ये आपका अभिलेख क्या है दोस्तों, किसी भी चीज़ को लिख के लिखना, वह आपका अभिलेख के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लिखा हुआ चीज़ आपका अभिलेख के अंतर्गत आएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर दोस्तों आपको अपने सीनियर को बच्चों के मूल्यांकन को दिखाना है तो आपको लिखकर दिखाना होगा, ठीक है दोस्तों, कि आखिर ये बच्चा पढ़ने में इतना है, आपका बच्चे को इस विषय में इतना नंबर दिया गया है, तो ये आपका अभिलेख का एक महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की बात हम यहाँ पर करते हैं। पहले तो हम यहाँ लेकर बात करते हैं कि आखिर ये आपका निदानात्मक, आपका ये उपचारात्मक क्या होता है। अगर आप केवल इन 2 चीज़ों को समझ जाओगे, आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आप तुरंत उस क्वेश्चन को दोस्तों उसका जवाब आप अपने तरीक़ों से दे पाओगे। हम यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको लिखवा रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि आप सेम टू सेम यही चीज़ लिख कर आओ। ओके दोस्तों, देखिए जो चीज़ें, ठीक है, फैक्ट हैं, जो चीज़ें फैक्ट हैं, आपको उन चीज़ों को उसी फैक्ट के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो चीज़ें अपने अनुभव से आप लिख सकते हो, आप उन चीज़ों को अपने अनुभव से भी लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, ये दोस्तों आपका उपचारात्मक शिक्षण क्या है। पहले हम बच्चों के कमियों का पता लगाएंगे, उसके बाद हम बच्चों के कमियों को दूर करेंगे, ठीक है। बच्चों के कमियों को दूर करना ही आपका
उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। किस में आएगा? उपचारात्मक शिक्षण में दोस्तों आएगा। ठीक है, बच्चों के कमियों को दूर करना आपका उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? यहाँ पे आपका दिया गया है कि शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण एक दूसरे के पूरक है। ओके, तो आपका शैक्षिक मापन और मूल्यांकन ये दोनों आपका एक दूसरे के पूरक में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदान शब्द शिक्षा के चिकित्सा दोस्तों शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया हुआ है। इसका अर्थ है मूल कारणों को जानना। ओके, तो निदानात्मक का मतलब होता है बच्चों के कमियों को ठीक है जानना। वही हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बच्चों के कमियों को जानना, उसके बाद दोस्तों उनका उपचार करना। ठीक है, आपका आएगा उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, मूल कारणों को जानना या रोगों का दोस्तों देखिए, या फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया रोग। ठीक, आप इसको काट भी सकते हो। ठीक है, बस के दोस्तों बच्चों की कमियों को जानना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निदान का अर्थ सीखने संबंधित कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। बच्चों के कमियों को जानना। आखिर जब आप बच्चों को कुछ भी सिखाते हो, ओके दोस्तों, तो अगर मान लो बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो आपको पहले पता लगाना है कि आखिर बच्चा हमारे सिखाए हुए चीज़ों को क्यों नहीं सीख रहा है, आखिर समस्या कहाँ पर है। दोस्तों बच्चों में कौन सी कमी है जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है। जब आप बच्चों का निदानात्मक परीक्षण करोगे तो दोस्तों आप बच्चों की कमियों को जान पाओगे। उसके बाद आपको बच्चों के कमियों को दूर करना है, और जो आप बच्चों के कमियों को दूर करोगे वह आपका आएगा उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, किसमें आएगा? आपका आएगा उपचारात्मक शिक्षण में। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ओके दोस्तों, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है दोस्तों, यानी जो बच्चों की कमियों को ढूंढता है वह उससे दोस्तों बड़ा ठीक है बच्चों की कमियों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, जो बच्चों की कमियों को ढूंढता है उससे बड़ा बच्चों के कमियों को दूर करने वाला ही बड़ा होता है। अगर मान लो आप खुद को अपने आप पर अगर देखो दोस्तों, अगर आप किसी की कमियों को ढूंढते हो तो दोस्तों, या देखिए दोस्तों दूसरे की कमियों को तो हर कोई ढूंढ सकता है। ठीक है, यह आसान होता है, लेकिन दोस्तों दूसरों की कमियों को दूर करना या कठिन होता है। इसलिए कमियों तो किसी भी बच्चों के किसी भी व्यक्ति के कमियों को दूर करने वाला ही बड़ा होता है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ देखते हैं निदान की प्रक्रिया। निदान की कौन कौन सी प्रक्रिया है ये भी यहाँ देख लेते हैं। निदान के लिए प्रयुक्त छात्रों का चयन करना। ओके, तो निदान के लिए निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन करना, कठिनाई स्थलों की खोज करना। ओके, तो कठिनाई के कारणों का विश्लेषण, उपचारात्मक प्रक्रियाएं, उसके बाद त्रुटियों की रोकथाम के उपाय, ये आपके पांचों निदान परीक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। और जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमें कुछ भी नहीं मिलता। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है सुधार। ओके दोस्तों, सुधार करना। ठीक है, सुधार है छात्रों की कमी, दोष, कठिनाई आदि का निवारण करने के लिए सुधार का जो मार्ग, तरीका, उपाय या अपनाई जाती है वह आपका उपचार कहलाता है। हमने आपको पहले ही इन चीज़ों को अच्छे से समझा दिया है। शिक्षा तथा
अनुसंसाधन दोनों में परस्पर गहरा संबंध है। क्योंकि दोस्तों आप इसको भी नोट करना है, शिक्षा तथा अनुसंसाधन दोनों में परस्पर गहरा संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार शोध आयाम की दृष्टि से वर्गीकरण और दोस्तों योगात्मक की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, ये शोध आयाम की दृष्टि से और आपका योगात्मक, ये आपको दो चीज़ों को नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अनुसंधान के उद्देश्य। अनुसंधान के उद्देश्य भी यहाँ से आपसे पूछा गया है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे दोस्तों पूछ लिए जाएंगे। व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य और बौद्धिक उद्देश्य, ये आपके उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों देखिए, अगर मान लो किसी भी बच्चे का उपचार मुझे करना है तो दोस्तों शिक्षक के अंदर धैर्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या फिर तो किसी भी चीज़ को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मान लो आपको एक बार जुकाम बुखार हो गया दोस्तों, आप कितना भी दवा खा लो दोस्तों, आपके जुकाम बुखार को, या फिर अगर मान लो कहीं पर भी आपको चोट लग गई, आपको घाव है, उसको ठीक होने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है दोस्तों। इसलिए एक शिक्षक के अंदर धैर्य होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आप दोस्तों उपचारात्मक में धैर्य का भी प्रयोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्रियात्मक का मूल मंत्र या लक्ष्य। क्रियात्मक का मूल मंत्र या लक्ष्य क्या है? समस्या हमारी और हल भी हमारा। दोस्तों समस्या हमारा और हल भी हमारा, देखिए इसका क्या मतलब है। अगर मान लो तो आप एक टीचर हो, आपकी क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या फिर किसी भी समस्या से वह जूझ रहा है तो आपको उसके समस्याओं को आपको अपना समस्या मानना है। ठीक है, बच्चों की समस्याओं को आपको अपना समस्या मानना है, फिर आपको उसके समस्याओं को हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा काम करिए। ठीक है, आप ऐसा तो करिए क्रिया कि इसका मूल मंत्र यही है कि समस्या हमारा और हल भी हमारा। दूसरों की समस्याओं को अपना समस्या मानकर आप उसे हल करिए। अनुसंधान के उपकरण दोस्तों बताइए, ये आपके 5 अनुसंधान के उपकरण हैं। कितने हैं? ये आपके 5 यहाँ पर अनुसंधान के उपकरण आपको देखने को मिल रहे हैं। आप दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए। और अभी भी हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा रखा है कि हम वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके दोस्तों, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। अनुसंधान प्रारूप के कितने भाग हैं? अनुसंधान प्रारूप के कितने भाग हैं? अनुसंधान प्रारूप के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? अनुसंधान प्रारूप के 3 भाग हैं। कौन कौन सा है? प्रारंभिक भाग, मुख्य भाग और संदर्भ सामग्री। ये आपके अनुसंधान के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? ये आपके अनुसंधान के 3 भाग हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रकार। यानी दोस्तों अगर पूछ ले आपसे कि पाठ सहगामी क्रियाकलापों के कितने प्रकार हैं, आपको लिखना है तो आपको लिखना है निम्न प्रकार है। पहला आपका है साहित्यिक क्रियाएं, संगीत एवं नाटक क्रियाएं, खेल कूद प्रतियोगिताएं या शारीरिक व्यायाम, छात्र परिषद, छात्र संघ, ओके। तो उसके बाद समाज कल्याण संबंधित क्रियाएं। ये आपके 4 से 5 पॉइंट हैं। आपको इन्हीं 4 से 5 पॉइंट को हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ते रहना है। और आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको दोस्तों 50 में 50 चाहिए तो आपको दोस्तों हर प्रश्नों का हेडिंग डालकर तभी आपको हर हेडिंग के तहत आपको उत्तर देना है। अगर केवल आप प्रश्न संख्या लिखकर आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं नंबर आपका कट सकता है। आपको हर प्रश्नों का हेडिंग डालते हुए और आपको प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यालय और समाज की सहभागिता। विद्यालय और समाज की सहभागिता की यहाँ पर बात की जा रही है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? समाज
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी साधन है। अगर दोस्तों समाज है तो विद्यालय है, अगर विद्यालय है तो समाज है। ओके दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोस्तों एक दूसरे के साधन भी हैं। क्योंकि अगर समाज रहेगा तो बच्चे भी रहेंगे और बच्चे पढ़ने भी जाएंगे। दोस्तों अगर बच्चे पढ़ेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। तो समाज शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी साधन है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। हमने आपसे पहले ही कहा कि अगर दोस्तों शिक्षा है तो एक समाज, ठीक है। दोस्तों शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लेकर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आपका है विद्यालय प्रबंध का क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वैसे तो 15-20 आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र में आपको 15-20 नहीं लिखना है। अगर दोस्तों आप 8 से 10 पॉइंट लिख कर आओगे तो यानी आपका ठीक है बहुत है। ओके दोस्तों, आप 8 से 10 पॉइंट लिख कर आ जाओगे आपका बहुत है। भौतिक प्रबंधन, यहाँ देखिए, भौतिक प्रबंधन, मानवीय संसाधन प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन, विद्यालय की समय सारणी प्रबंधन। ओके दोस्तों, उसके बाद आपका पाठ सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, और यहाँ 6वां आपका है शैक्षिक कार्यों का प्रबंधन। दोस्तों पुस्तकालय का प्रबंधन, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन। दोस्तों आप और चीज़ों का भी यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर और चीज़ों का भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि खेलने के मैदान का प्रबंधन, शौचालय का दोस्तों ठीक है, तो शौचालय का प्रबंधन। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइट पंखा, ओके, यानी आपके जितने भी चीज़ आपके दिमाग में आए आप उन सब चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो जो चीज़ आपको विद्यालय में चाहिए या फिर जो जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ विद्यालय में होना चाहिए, ठीक है, तो एक अच्छे विद्यालय में होना चाहिए, आप इन चीज़ों का भी नोट कर सकते हो। बैठने का उचित व्यवस्था का प्रबंधन, ओके, तो सीट का प्रबंधन, खेलने के मैदान का, खेलने के सामान का, ओके, तो हर चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब यहाँ आपका है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। अगर मान लो विद्यालय में आपके बताए गए सभी प्रबंधन हो जाएंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। अध्ययन अध्यापन में के लिए उचित वातावरण, ओके, तो मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का उचित प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद शिक्षकों तथा कर्मचारियों में आत्मविश्वास होगा। ओके दोस्तों, जितना अच्छा व्यवस्था होगा उतना ही अच्छा शिक्षकों और कर्मचारियों में आत्मविश्वास होगा। शैक्षिक कार्यों को सरल बनाना, उसके बाद निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। दोस्तों आज चीज़ें आप और चीज़ों का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दोस्तों आपको पाँच पाँच टॉपिक, ठीक है, या फिर आप 8 टॉपिक 10 टॉपिक आपको ऐसे लिखकर आना है। दोस्तों आप ठीक है, देखिए आपका ये निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना यह आपका कैसे आएगा। दोस्तों मान लो कि अगर विद्यालय में हर चीज़ है तो आप उस चीज़ का उपयोग बच्चों के ऊपर करोगे, ठीक है दोस्तों, तो बच्चे उस चीज़ों का बहुत ही अच्छा उपयोग करेंगे। ओके दोस्तों, ऐसे देखिए मान लो स्काउट गाइड, अगर मान लो किसी भी विद्यालय में स्काउट गाइड या फिर एनसीसी, ओके दोस्तों, एनसीसी भी आ जाए तो बच्चे स्काउट गाइड से बहुत से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर दोस्तों मान लो पूछ ले आपसे कि स्काउट गाइड में 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को क्या कहते हैं, स्काउट गाइड की बात अगर पूछ ले आपसे कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें कहते हैं, ठीक है, शेर बच्चा। क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं शेर बच्चा। उसके बाद 11 वर्ष से लेकर ओके दोस्तों 17 वर्ष के बच्चों को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्काउट, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्काउट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्काउट। उसके बाद 17 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 17 वर्ष से अधिक
17 वर्ष से अधिक बच्चों को क्या बोलते हैं? स्काउट की बात करते हैं। 17 वर्ष से अधिक बच्चों को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वो लोग रोवर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ठीक है, बोलते हैं रोवर। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान लिख लीजिए। अब यहाँ आपको इन चीज़ों को नोट करना है। आप नोट कर लीजिए कि स्काउट, स्काउटिंग। ओके दोस्तों, स्काउटिंग से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। स्काउटिंग का शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों? यहाँ आपको हो जाएगा सेवा। ओके दोस्तों, शारीरिक श्रम भी बच्चों को वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सामाजिक विकास की भावनाएं भी मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, उसके बाद आपका प्राकृतिक प्रेम, व्यवहार का ज्ञान, उसके बाद तो आपको देश प्रेम की भावनाएं भी स्काउट से देखने को मिल जाएंगी। स्काउट और आपका एनसीसी। ओके दोस्तों, एनसीसी भी आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, कुछ हमारे भाई बहन एनसीसी जो कर चुके होंगे। इस एनसीसी में भी दोस्तों आपका शारीरिक, मानसिक और चैत्रिक विकास होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देश का रक्षा भी करने का मौका मिल सकता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आत्मविश्वास का भी विकास होता है, देश प्रेम की भावनाओं का भी विकास होता है। ये चीज़ें आपका एनसीसी में आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, किस में आपको देखने को मिल जाएंगी? आपका एनसीसी में देखने को मिल जाएंगी। जितने आपके शारीरिक और दोस्तों जो आपके सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो आपको स्काउट गाइड और आपका एनसीसी में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे यहाँ दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप कर ले जाओगे। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक सोच एवं नवाचार में दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है दोस्तों। हमें नहीं लगता कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटा होगा। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, अगर मान लो आपके समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम अपना नोट्स बेचते नहीं हैं। ठीक है, हम दोस्तों सीधा नोट्स आपके पास देते हैं कि जो सोच रहे हैं कि नोट्स हम कैसे बनाएं, नोट्स में हम क्या लिखें, हम कहाँ से स्टार्ट करें। दोस्तों, आप इस नोट्स को अच्छे से बनाइए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।